हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है KMBN 401 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने MBA के सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं और जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए आप उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं। आइए आज हम कवर करेंगे पूरी यूनिट 2 को KMBN 401 की। यूनिट 2 में जितने भी आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक सिमुलेशन होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की मशीन के अंदर, जो कि प्रोग्राम करी जाती है कि वो सोच सके और समझ सके ह्यूमंस की तरह। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो AI के अंदर हम सिस्टम्स को बनाते हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं टास्क जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से किए जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या फिर किसी लैंग्वेज को समझना। इसका एग्जांपल है वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि सीरी और एलेक्सा। अब टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है नैरो AI, जो कि डिज़ाइन करा जाता है स्पेसिफिक टास्क जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन। और दूसरा होता है हमारा जनरल AI, जो कि केपेबल होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कि ह्यूमन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है IBM का वॉटसन, जो कि एक नैरो AI है जो कि हेल्थ केयर के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब AI की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो AI जो है ये बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट। इसका एग्जांपल है कि AI के द्वारा हम डायग्नोस्टिक टूल्स को एनालाइज कर सकते हैं हेल्थ केयर के अंदर। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो AI की मदद से हम एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं, एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसका एग्जांपल है AI के एल्गोरिदम जो कि ऑप्टिमाइज़ करते हैं सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को। फिफ्थ आता है हमारा चैलेंजेस। तो एथिकल कंसर्न्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट और डेटा प्राइवेसी इश्यूज़, ये चैलेंजेस हैं AI के। हम इसका एग्जांपल है कि बायसनेस अगर AI एल्गोरिदम में लाई जाए तो ये अफेक्ट कर सकती है हायरिंग प्रोसेसेस को। सिक्स्थ आता है फ्यूचर ट्रेंड्स। तो ये एक कंटिन्यूड एडवांसमेंट्स आती रहती हैं AI कैपेबिलिटीज़ के अंदर और इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर भी। इसका एग्जांपल है ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो कि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। सेवेंथ हमारा आता है एथिकल कंसिडरेशंस। तो एथिकल कंसिडरेशन में हम इंश्योर करते हैं कि AI जो है ये डेवलप किया जाए और यूज़ किया जाए रिस्पॉन्सिबली। इसका एग्जांपल है कि हम इस्टेब्लिश करते हैं गाइडलाइंस AI एथिक्स के लिए और गवर्नेंस के लिए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं AI का। तो AI का एग्जांपल है गूगल डीप माइंड, जो कि AI का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि प्रोटीन फोल्डिंग। सेकंड हमारा टॉपिक आता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग ये एक सबसेट है AI का, जिसमें कि हम एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं और लर्न करते हैं हम डेटा से और प्रेडिक्ट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं उस डेटा के अनुसार। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो हैं ये इम्प्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस लंबे समय के दौरान, क्योंकि इन्हें बहुत सारे डेटा से एक्सपोज किया जाता है। इसका एग्जांपल है रिकमेंडेशन सिस्टम नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन का। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ AML। तो कितने तरीके की मशीन लर्निंग होती है। तो सबसे पहली होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसमें ट्रेन किया जाता है लेबल्ड डेटा के ऊपर, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन। सेकंड आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम पैटर्न्स ढूंढते हैं अनलेबल्ड डेटा के। इसका एग्जांपल है जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन। और थर्ड आती है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें हम लर्न करते हैं ट्रायल और एरर के थ्रू। इसका एग्जांपल है गेम प्लेइंग AI।
अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एमएल का। तो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाउसेस की प्राइसेस क्या रहेंगी। अब एमएल की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एमएल जो है वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इमेज रिकॉग्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नेक्स्ट अब हम बेनिफिट्स देख लेते हैं एमएल के। तो एमएल जो है ये एनहेंस करता है कि हम जल्दी से डिसीजन ले पाए, अपने टास्क को ऑटोमेट कर पाए और इम्प्रूव कर पाए एक्यूरेसी को। इसका एग्ज़ाम्पल है फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग के अंदर। फिफ्थ आता है चैलेंजेस। तो इसमें हम लार्ज डेटा सेट लेके इसमें लार्ज डेटा सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये इसमें बायसनेस भी आ सकती है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम बायसनेस जब आ जाती है फेस रिकग्निशन सिस्टम में, तो जो एमएल है वो दूसरे फेसेस को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है और एक पर्टिकुलर टाइप के फेसेस को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। सिक्स्थ आता है फ्यूचर ट्रेंड। तो इसमें अब एमएल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान हेल्थ केयर के अंदर। सेवेंथ आता है एथिकल कंसिडरेशन। तो एक इंश्योर किया जाता है कि ट्रांसपेरेंट और फेयरनेस एमएल के एल्गोरिदम्स बनाए जाएं। इसका एग्ज़ाम्पल है ऑडिटिंग करना एल्गोरिदम्स की कि वो बायसनेस और फेयरनेस हो, कि वो बायस फ्री और फेयरनेस उसमें हो। अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो फेसबुक जो है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है कंटेंट को रिकमेंड करने के लिए और ऐड को टारगेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जो है ये सबसेट है एमएल का। तो सबसे पहले एआई का सबसेट आया एमएल और एमएल का सबसेट आया अब डीप लर्निंग। ठीक है, तो डीप लर्निंग को देख लेते हैं। तो ये एक न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जो कि मॉडल करता है कम्प्लेक्स पैटर्न को ढूंढ पाता है डेटा के अंदर। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डीप लर्निंग के अंदर हम ट्रेन करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को लार्ज डेटा की मदद से जो कि परफॉर्म कर पाए स्पेसिफिक टास्क जैसे कि इमेज या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इसका एग्ज़ाम्पल है गूगल का डीप माइंड जो कि डीप लर्निंग का इस्तेमाल करता है अल्फ़ागो नाम के एआई के लिए। सेकंड आता है हमारा न्यूरल नेटवर्क्स जो कि कंपोज्ड होता है बहुत सारी लेयर जिसके अंदर इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो कि प्रोसेस करती है डेटा को। इसका एग्ज़ाम्पल है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN जो कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आता है एप्लीकेशन। तो इसमें कंप्यूटर विज़न का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करी जाती है और ऑटोनोमस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि डीप लर्निंग का इस्तेमाल करती है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। अब डीप लर्निंग के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो डीप लर्निंग की मदद से हम स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं बहुत सारे टास्क के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है डीप लर्निंग मॉड्यूल्स जो है ये कभी कभी आउट परफॉर्म कर जाते हैं ह्यूमंस की इमेज क्लासिफिकेशन एबिलिटीज़ को भी। फिफ्थ आता है चैलेंजेस। तो इनके अंदर डीप लर्निंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर आपको चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और लार्ज डेटा सेट चाहिए होते हैं ट्रेन करने के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है कि जब आप ट्रेन करते हैं डीप लर्निंग मॉड्यूल्स को मैसिव डेटा सेट्स पे। आगे अब हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्यूचर ट्रेंड्स। तो कंटिन्यूअस एडवांसमेंट्स जो है डीप लर्निंग के अंदर वो आर्किटेक्ट करता है और एप्लीकेशंस लेके आता है। कंटिन्यूड एडवांसमेंट्स आते रहते हैं डीप लर्निंग के अंदर जो कि डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस को बढ़ाता रहता है और उसको आर्किटेक्ट भी करता है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि जब हम इम्प्रूव करते हैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को विजुअल असिस्टेंट्स के थ्रू।
सेवेंथ हमारा आता है एथिकल कंसिडरेशन। तो हमें एड्रेस करने चाहिए इशू जैसे कि बायसनेस, इंटरप्रिटेबिलिटी और डीप लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर। इसका एग्जांपल है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एल्गोरिदम है वो फेयर रहे एआई ड्रिवन हायरिंग सिस्टम्स के अंदर। इसका एग्जांपल है ओपन एआई GPT-3 जो कि डीप लर्निंग का इस्तेमाल करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क के लिए। फोर्थ हमारा टॉपिक आ गया है अब सिंगुलैरिटी टाइमलीनेस एंड इम्प्लीकेशन। तो सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिंगुलैरिटी का मतलब होता है ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है टाइम के अंदर जब एआई जो है ह्यूमन की इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाता है और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होती है और सोसाइटल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिंगुलैरिटी एक वो मूवमेंट है जहाँ पे कि एआई जो है ह्यूमन से भी ज़्यादा कैपेबल हो जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होता है। सिंगुलैरिटी वो मूवमेंट है जब एआई जो है ज़्यादा कैपेबल हो जाता है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट एबिलिटी के थ्रू, जिसकी मदद से इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होता है। इसका एग्जांपल है रे कर्ट्सवेल की प्रेडिक्शन जो कि बताती है कि सिंगुलैरिटी 2045 में आ जाएगी। सेकंड आता है टाइमलीनेस। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं जो कि बदलती रहती हैं। ये बहुत सारी एक्सपर्ट्स द्वारा बिलीव किया जाता है कि सिंगुलैरिटी जो है कुछ ही डेकेड्स में आ जाएगी। इसका एग्जांपल है कर्ट्सवेल की टाइमलाइन जो कि बताती है कि 2045 में सिंगुलैरिटी आ जाएगी। थर्ड आता है इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी। तो सिंगुलैरिटी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड एडवांसमेंट लेके आएगी टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर और बाकी सभी फील्ड्स के अंदर। इसका एग्जांपल है एआई ड्रिवन मेडिकल ब्रेक थ्रू जो कि डिसीज़ को क्योर करने के लिए होंगे। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो सिंगुलैरिटी जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है लेबर मार्केट को और क्रिएट कर सकती है इकोनॉमिक पैराडाइग्राम्स को। इसका एग्जांपल है ऑटोमेशन लीडिंग जो कि जॉब डिस्प्लेसमेंट में और न्यू जॉब क्रिएशन में किया जाता है। फिफ्थ आता है एथिकल कंसिडरेशन। तो इसमें इंश्योर किया जाता है कि एक एआई जो डेवलप किया जा रहा है वो अलाइन करे ह्यूमन की वैल्यूज़ और एथिक्स को। इसका एग्जांपल है कि हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए ग्लोबल गाइडलाइन एआई डेवलपमेंट के बारे में। सिक्स्थ आता है रिस्क। तो हमें पोटेंशियल रिस्क ये देखना चाहिए कि कहीं हम कंट्रोल तो नहीं खो देंगे एआई सिस्टम्स पे और एक्सिस्टेंशियल थ्रेट्स तो ना आ जाए। इसका एग्जांपल है कि एआई सिस्टम जो कि ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाए जो कि हार्म करे ह्यूमंस को। सेवेंथ आता है बेनिफिट्स। तो सिंगुलैरिटी जो है कुछ कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्व कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी। इसका एग्जांपल है कि एआई जो है क्लाइमेट चेंज में और रिसोर्स स्केर्सिटी में बहुत मदद कर सकता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं सिंगुलैरिटी का। तो जो डेवलपमेंट होती है सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम्स की, ये कैपेबल है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी के बस की बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े और कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो सबसे पहले हमने एआई पढ़ा जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह होता है और ये इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। फिर हमने मशीन लर्निंग देखा जिसमें कि ट्रेन किया जाता है एल्गोरिदम्स को और उन्हें डाटा के द्वारा ट्रेन किया जाता है ताकि वो प्रेडिक्शंस ले सके। फिर हमने डीप लर्निंग देखा जिसमें कि न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है और मॉडल किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स डेटा के अंदर। और फिर हमने देखा सिंगुलैरिटी जो कि एक पॉइंट है जहाँ पे कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाता है और ये एक सिग्निफिकेंट सोशल इम्प्लीकेशंस लेकर आता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है ऑगमेंटेड रियलिटी AR। तो AR जो है ये ओवरले की तरह है डिजिटल इन्फॉर्मेशन का अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर।
इसमें हम यूज़र की परसेप्शन को एनहेंस कर देते हैं उसके एनवायरनमेंट के बारे में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एआर जो है ये डिजिटल एलिमेंट्स जैसे कि इमेज, साउंड, टेक्स्ट, इन सब को रियल वर्ल्ड और रियल टाइम में हमें दिखाता है। इसका एग्जांपल है पोकेमॉन गो, जहाँ पे कि वर्चुअल क्रिएचर्स होते हैं जो कि अपीयर करते हैं रियल वर्ल्ड में, मगर वो स्मार्टफोन के थ्रू ही आप देख सकते हैं। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी। तो इसमें डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, एआर ग्लासेस और हेडसेट्स का। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस, जो कि एआर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब एआर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एआर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो एआर जो है हमारा रिटेल में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम वर्चुअल ट्राई ऑन्स दिखा सकते हैं क्लोथ्स और एसेसरीज़ के। सेकंड है एजुकेशन। तो इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और थर्ड है हेल्थ केयर। तो इसमें सर्जिकल प्लानिंग करी जा सकती है और मेडिकल ट्रेनिंग दी जा सकती है एआर के द्वारा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक आइकिया का एआर ऐप है जिसकी मदद से आप विजुअलाइज कर सकते हैं फर्नीचर अपने घर में। अब एआर के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो ये यूज़र के एक्सपीरियंस को एनहेंस कर देता है, इम्प्रूव करता है इंगेजमेंट को और एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है। इसका एग्जांपल है कि एआर जो नेविगेट करता है ऐप्स के थ्रू और प्रोवाइड करता है हमें रियल टाइम डायरेक्शंस को। अब इसके चैलेंजेस देख लेते हैं। तो चैलेंजेस में है कि बहुत ही एडवांस हार्डवेयर की ज़रूरत और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और ये लिमिटेड है बहुत ही कम यूज़र्स तक। इसका एग्जांपल है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा रहती है एआर डिवाइसेस की, जैसे कि होलोलेंस गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस। सिक्स्थ आता है फ्यूचर ट्रेंड्स। तो इसमें हम अपना रिमोट वर्क को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं और एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देते हैं एआर के थ्रू। इसका एग्जांपल है एआर जिसकी मदद से हम वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं और कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस में काम कर सकते हैं। सेवेंथ आता है हमारा एथिकल कंसिडरेशन। तो इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं जो कि पोटेंशियल मिसयूज़ एआर टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है एआर ऐप जो कि कलेक्ट करते हैं यूज़र के डेटा को बिना उनकी कंसेंट के। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्नैपचैट का एक एआर फ़िल्टर है जिसकी मदद से यूज़र अपनी फ़ोटो और वीडियो को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। सेकंड अब हमारा टॉपिक आता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब वीआर। इसमें हम एक फुल्ली इमर्स्ड डिजिटल एनवायरनमेंट बनाते हैं जो कि रिप्लेस कर देता है रियल वर्ल्ड को भी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वीआर जो है वो हेडसेट्स का इस्तेमाल करता है और यूज़र्स को पूरी तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट में ले जाता है। इसका एग्जांपल है ऑक्यूलस रिफ्ट जो कि गेमिंग के अंदर है और इसमें वर्चुअल टूर्स दिए जाते हैं। सेकंड आता है हमारा टेक्नोलॉजी। तो इसमें वीआर हेडसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मोशन कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और पावरफुल कंप्यूटिंग हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जांपल है HTC Vive जिसकी मदद से इमेंस वीआर एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं वर्चुअल रियलिटी की। तो वर्चुअल रियलिटी को हम गेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से हम गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ले सकते हैं। सेकंड आता है ट्रेनिंग। तो हम सिमुलेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट जैसे कि मिलिट्री या फिर मेडिकल ट्रेनिंग को। थर्ड आता है रियल एस्टेट। तो इसमें हम वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर्स करवाते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो वीआर ट्रेनिंग सिमुलेटर्स जो होते हैं सर्जन्स के लिए। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं वीआर के। तो बेनिफिट्स में ये इमर्सिव एक्सपीरियंस हमें देता है, हमारी ट्रेनिंग को एनहेंस करता है और हमें इनेबल करता है कि हम रिमोट कोलैबोरेशन कर पाएँ। इसका एग्जांपल है कि वीआर जो की मदद से हम वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं और रिमोट वर्क कर सकते हैं।
अब फिफ्थ आता है चैलेंजेस, तो इसकी हाई कॉस्ट होती है इक्विपमेंट की, और इसका जो इसमें मोशन सिकनेस भी हो जाती है कभी कभी। इसका एग्जांपल है कि एक्सपेंसिव वीआर हेडसेट जो है बहुत ही लिमिटेड है और इनको अभी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया गया है। अब सिक्स्थ आता है फ्यूचर ट्रेंड्स, तो इसमें इंक्रीज़ किया गया है इस्तेमाल एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और रिमोट वर्क के लिए। इसका एग्जांपल है वीआर वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए और रिमोट मेडिकल कंसल्टेशंस के लिए। सेवेंथ हमारा आता है एथिकल कंसिडरेशन, तो इसमें इंश्योर करा जाता है कि एक यूज़र सेफली प्रिवेंट करे अपनी एडिक्शन को। इसका एग्जांपल है कि इसमें मॉनिटर किया जाता है वीआर की यूसेज ताकि प्रिवेंट हो पाए ओवर यूज़। अब एग्जांपल देख लेते हैं, तो गूगल अर्थ एक वीआर हैगा जिसमें कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी दुनिया को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया है मिक्स्ड रियलिटी, तो मिक्स्ड रियलिटी में हम कंबाइन कर देते हैं एलिमेंट्स एआर के और वीआर को, ताकि हम एक एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे कि फ़िज़िकल और डिजिटल ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट कर सकें और इंटरेक्ट कर सकें। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो मिक्स्ड रियलिटी में हम मर्ज करते हैं रियल और वर्चुअल वर्ल्ड को और प्रोड्यूस करते हैं एक नए एनवायरनमेंट को और विजुअलाइजेशन को। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस जो कि मिक्स्ड रियलिटी एप्लीकेशंस के लिए है। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी, तो हम एमआर हेडसेट्स का इस्तेमाल करते हैं और एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रियल और वर्चुअल एलिमेंट्स को ब्लेंड कर पाएँ, एक साथ मिला पाएँ। इसका एग्जांपल है मैजिक लीप जो कि मिक्स्ड रियलिटी एक्सपीरियंसेस के लिए बनाया गया है। अब मिक्स्ड रियलिटी की एप्लीकेशंस देख लेते हैं, तो हम डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वर्चुअल प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं रियल वर्ल्ड सेटिंग्स के अंदर। सेकंड आता है एंटरटेनमेंट, तो हम इंटरेक्टिव गेमिंग कर सकते हैं और स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। थर्ड आता है हेल्थ केयर, तो हम मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और पेशेंट केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है एमआर जो की डिज़ाइन किया गया है और टेस्ट किया जाता है कार मॉडल्स के लिए। अब एमआर के बेनिफिट्स देख लेते हैं, तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है, कोलैबोरेशन को बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है एक्सपीरियंसेस को। इसका एग्जांपल है कि एमआर जिसमें कि हम कोलैबोरेटिव डिज़ाइन कर पाते हैं और इंजीनियरिंग कर पाते हैं। अब एमआर के कुछ चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंजेस है कि इसमें हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसका एग्जांपल है कि हाई कॉस्ट जो है एमआर की डिवाइसेस की, जैसे कि मैजिक लीप। सिक्स्थ आता है इसमें फ्यूचर ट्रेंड्स, तो इसमें हम इंक्रीज़ करते हैं अपने रिमोट वर्क के यूज़ को, एजुकेशन को और एंटरटेनमेंट को। इसका एग्जांपल है एमआर जिससे कि हम वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं और इंटरेक्टिव लर्निंग करते हैं। सेवेंथ आता है हमारा एथिकल कंसिडरेशन, तो इसमें कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स रहते हैं और पोटेंशियल मिसयूज़ का भी ख़तरा रहता है एमआर टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका एग्जांपल है एमआर ऐप जो कि जिसकी मदद से आप यूज़र का डेटा कलेक्ट करते हैं बिना यूज़र की कंसेंट के। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एमआर का, तो एमआर जो की मदद से हम वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं और कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस भी ला सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के कंसेप्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ब्लॉकचेन जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि इंश्योर करती है कि सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन रहे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो ब्लॉकचेन जो है इसमें चेन ऑफ ब्लॉक्स होती हैं जिसके अंदर ट्रांजैक्शन का डेटा होता है और ये सिक्योर करी जाती है क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके। इसका एग्जांपल है बिटकॉइन जो कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है अपनी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी, तो इसमें डिसेंट्रलाइज्ड
नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंसेंसस एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है और क्रिप्टो फोटोग्राफिक हैशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल है इथेरियम, जो कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अब ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली आती है फाइनेंस में। इसकी मदद से हम सिक्योर कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेकंड आता है सप्लाई चेन, तो हम ट्रैक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को। थर्ड आता है हेल्थ केयर, तो इसमें हम सिक्योर करते हैं पेशेंट के डेटा मैनेजमेंट को। इसका एग्ज़ाम्पल है वॉलमार्ट, जो कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है ताकि वो ट्रैक कर पाए फूड सप्लाई चेन को। अब ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इसकी ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और एफिशिएंसी रहती है ट्रांजैक्शंस के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है ब्लॉकचेन, जो कि रिड्यूस करता है फ्रॉड को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। अब चैलेंजेस देख लेते हैं। तो चैलेंजेस जो है स्केलेबिलिटी की रहती है हमेशा, और हाई एनर्जी कंजम्पशन होती है और रेगुलेटरी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है बिटकॉइन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कंजम्पशन करता है माइनिंग के लिए। सिक्स्थ आता है फ्यूचर ट्रेंड्स, तो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, DeFi का, सप्लाई चेन के अंदर और डिजिटल आइडेंटिटी के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है ब्लॉकचेन, जिसकी मदद से हम सिक्योर करते हैं डिजिटल आइडेंटिटीज़ और उनके क्रेडेंशियल्स को। अब एथिकल कंसिडरेशंस देख लेते हैं। तो हमें इंश्योर करना चाहिए डेटा प्राइवेसी को, और प्रिवेंट करना चाहिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम रेगुलेट करते हैं ब्लॉकचेन को ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इलीगल एक्टिविटीज़ को। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ब्लॉकचेन का। तो IBM की ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया जाता है। अब चैलेंजेस देख लेते हैं ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने के अंदर। तो इसके बहुत सारे पोटेंशियल हैं ब्लॉकचेन के, मगर ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जो हैं, इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स के साथ। इसका एग्ज़ाम्पल है बिटकॉइन, जिसके अंदर एक लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड होती है। सेकंड आता है एनर्जी कंजम्पशन में ब्लॉकचेन जो है बहुत ज़्यादा माइनिंग में एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है बिटकॉइन माइनिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम को ठंडा करने के लिए। थर्ड आता है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। तो इसमें कोई भी क्लियर रेगुलेशंस नहीं है, जो कि एडॉप्शन के अंदर बाधा लाती है। इसका एग्ज़ाम्पल है गवर्नमेंट्स, जिन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से रेगुलेट करें। फोर्थ आता है इंटरऑपरेबिलिटी। तो इसमें डिफरेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जो है कभी भी कंपैटिबल एक साथ नहीं होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से एक असेट को ट्रांसफ़र करते हैं बिटकॉइन से इथेरियम के अंदर। फिफ्थ आता है कॉस्ट। तो इसमें इम्प्लीमेंट करनी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। इसका एग्ज़ाम्पल है हाई कॉस्ट, जिसकी मदद से हम डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स को। सिक्स्थ हमारा आता है सिक्योरिटी कंसर्न्स। जहाँ पे ब्लॉकचेन सिक्योर होता है, वहीं पर ही इस पे अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि ब्लॉकचेन में हैकिंग के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता है। सेवेंथ आता है यूज़र अडॉप्शन। तो इसमें बहुत कम ब्लॉकचेन को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से
लोग जो हैं ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी पे, और ये लिमिटेड एडॉप्शन हो पाता है ब्लॉकचेन का। इसका एग्ज़ाम्पल है कि बिजनेसेस जो कि बहुत मुश्किल से एडॉप्ट करते हैं ब्लॉकचेन को, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत कम्प्लेक्स होता है। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो चैलेंजेस जो हैं एडॉप्ट करने में आते हैं ब्लॉकचेन को, क्योंकि इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं और इनको कोई रेगुलेट नहीं करता है, और इनके अंदर टेक्निकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनके बारे में। तो हमने AR के बारे में पढ़ा था, VR के बारे में पढ़ा था और MR के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री को इमेंसिव और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के साथ। सेकंड हमने देखा था ब्लॉकचेन के बारे में, जो कि ऑफ़र करता है सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, मगर इसमें हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। इनकी मदद से हमने ये जाना कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनकी एप्लीकेशंस हैं, ये मदद कर सकती हैं बिज़नेस में और उनके पोटेंशियल को अचीव करने में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM जो है ये कॉमनली जानी जाती है 3D प्रिंटिंग के नाम से। इसमें हम इसमें ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और उसमें हम मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड करते जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो AM जो है ये बिल्ड करती है, बनाती है ऑब्जेक्ट्स को। पहले तो हम डिजिटल मॉडल बनाते हैं और फिर उस डिजिटल मॉडल के ऊपर हम लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करते जाते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है 3D प्रिंटिंग, जिसमें कि हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में। सिर्फ इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस पहली है कस्टमाइजेशन। 3D प्रिंटिंग की मदद से हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक्स को, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ट्रेडिशनल मेथड से। थर्ड आता है इसमें वेस्ट रिडक्शन। तो इसमें मिनिमाइज़ करते हैं हम मिनिमल वेस्ट को, ताकि हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। इसका एग्ज़ाम्पल है कि कस्टम ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, जो कि हर इंडिविजुअल पेशेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेज पहली आती है स्पीड। तो ये स्लोअर प्रोडक्शन रेट होती है इसकी, क्योंकि इसमें हम लार्ज क्वांटिटीज़ बहुत जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इसमें लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं। सेकंड आता है इसमें मटेरियल लिमिटेशन। तो इसमें लिमिटेड रेंज ऑफ मटेरियल्स ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आता है कॉस्ट। तो इसमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है हाई कॉस्ट, जिसमें कि इंडस्ट्रियल ग्रेड 3D प्रिंटर्स चाहिए होते हैं। अब इसकी नई एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली हेल्थ केयर में है। इसमें हम कस्टम प्रोस्थेटिक्स लगा सकते हैं और बायो प्रिंटिंग कर सकते हैं हम टिश्यूज़ की। सेकंड है एयरोस्पेस। तो हम लाइट वेट कंपोनेंट बना सकते हैं अपने एयरक्राफ्ट के लिए। और थर्ड है कंस्ट्रक्शन। तो हम 3D प्रिंटेड हाउस बना सकते हैं और बिल्डिंग कंपोनेंट्स बना सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है 3D प्रिंटेड डेंटल क्राउन्स और ब्रिजेस। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं 3D प्रिंटिंग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर क्या आता है। तो इसमें सबसे पहला आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें लोकलाइज प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि रिड्यूस करता है हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन की नीड्स को। सेकंड आता है इन्वेंट्री रिडक्शन। तो हमें ऑन डिमांड प्रोडक्शन हम इसमें कर सकते हैं और हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट को। थर्ड इसमें आता है लीड टाइम रिडक्शन। तो हम जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हैं और डिलीवरी भी जल्दी कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि जब हम स्पेयर पार्ट्स प्रिंट करते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तब।
सिक्स्थ हमारा पॉइंट आता है मास कस्टमाइजेशन। तो इसमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की बड़े स्केल पर भी। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम कस्टम फिट शूज़ बना सकते हैं या फिर क्लोथिंग बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से। सेवेंथ आता है इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस। तो हम एनहेंस करते हैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स के थ्रू। इसका एग्ज़ाम्पल है कि कस्टम डिज़ाइन ज्वेलरी जो कि टेलर्ड करी जाती है इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस के अनुसार। अब इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं 3D प्रिंटिंग का। तो एडिडास जो है वो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करती है ताकि वो क्रिएट कर सके मिड सोल्स अपने रनिंग शूज़ के लिए। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है न्यू एप्लीकेशंस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनोवेटिव तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सबसे पहली इंडस्ट्री है हेल्थ केयर। तो हम कस्टम प्रोस्थेटिक्स बना सकते हैं, इम्प्लांट बना सकते हैं, बायो प्रिंट कर सकते हैं टिश्यूज़ को या फिर ऑर्गन्स को। इसका एग्ज़ाम्पल है 3D प्रिंटिंग हियरिंग एड्स जो कि इंडिविजुअल के ईयर शेप के अनुसार होती है। सेकंड आता है एरोस्पेस। तो हम लाइट वेट और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बना सकते हैं एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है GE एविएशन जो कि 3D प्रिंटेड फ्यूल नोज़ल का इस्तेमाल करता है अपने जेट इंजन के लिए। थर्ड आता है ऑटोमोटिव। तो हम कस्टम पार्ट और प्रोटोटाइप बना सकते हैं जो कि लाइट वेट होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है लोकल मोटर्स जो कि 3D प्रिंटेड कार्स प्रोड्यूस करती है। फोर्थ आता है कंस्ट्रक्शन। तो हम 3D प्रिंटेड हाउस बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं और बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कॉन्स 3D प्रिंटेड होम टेक्सास के अंदर। फिफ्थ आता है हमारा फैशन। तो हम कस्टम डिज़ाइन क्लोथिंग बना सकते हैं, फुटवेयर बना सकते हैं या फिर एसेसरी भी बना सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम 3D प्रिंटेड ड्रेस बनाते हैं और शूज़ बनाते हैं जो कि डिज़ाइनर जैसे होते हैं, जैसे कि आइरिस वैन हार्पेन के। सिक्स्थ आता है फूड इंडस्ट्री। तो 3D प्रिंटेड फूड आइटम भी बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन होता है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि 3D प्रिंटेड चॉकलेट और प्राइजेस। सेवेंथ हमारा आता है आर्ट एंड डिज़ाइन। तो इसमें हम कस्टम स्कल्पचर बनाते हैं और आर्ट इंस्टॉलेशन करते हैं अपने डिज़ाइन करते हैं प्रोटोटाइप्स को। 3D प्रिंटेड इसका एग्ज़ाम्पल है कि 3D प्रिंटेड आर्ट पीस बनाते हैं और फर्नीचर्स बनाए जा सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो नासा जो है 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करती है ताकि वो टूल्स और कंपोनेंट्स को बना सके स्पेस मिशन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ट्रांसफॉर्म कर रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और इसकी मदद से हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें लोकलाइज प्रोडक्शन किया जाता है और रिड्यूस करी जाती है नीड ग्लोबल सप्लाई चेन की। इसका एग्ज़ाम्पल है कि 3D प्रिंटेड स्पेयर पार्ट्स जो कि ऑन साइट फैक्ट्री पे बनाए जाते हैं। सेकंड आता है इन्वेंट्री रिडक्शन। तो इसमें ऑन डिमांड प्रोडक्शन किया जाता है ताकि मिनिमाइज़ किया जा सके इन्वेंट्री कॉस्ट को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम प्रिंटिंग रिप्लेसमेंट पार्ट बनाते हैं जब ज़रूरत होती है उन्हें स्टॉक करने की। थर्ड आता है हमारा लीड टाइम रिडक्शन। तो हमारा फास्टर प्रोडक्शन होता है हर डिलीवरी टाइम पे। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग करते हैं अपने प्रोडक्शन की जो कि हमारे कस्टम कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं वो। फोर्थ आता है कस्टमाइजेशन। तो हमारे पास एबिलिटी रहती है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट किसी भी स्केल पे। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम कस्टम फिट मेडिकल डिवाइसेस बना सकते हैं ऑन डिमांड।
फिफ्थ आता है सस्टेनेबिलिटी, तो हम रिड्यूस करते हैं मटेरियल वेस्टेज को और कम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एमिशन को। इसका एग्जांपल है 3D प्रिंटिंग, जब हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये इसकी मदद से हम आसानी से स्विच कर पाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट और डिज़ाइंस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि एक 3D प्रिंटर जो है मल्टीपल तरीके के पार्ट्स जो है प्रोड्यूस कर सकता है। सेवेंथ आता है हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी, तो इसकी मदद से हम कॉस्ट कम कर सकते हैं अपनी स्मॉल प्रोडक्शन के लिए और प्रोटोटाइप के लिए। इसका एग्जांपल है कि जब हम रिड्यूस करना चाहते हैं अपनी कॉस्ट प्रोटोटाइपिंग या नए प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए। अब 3D प्रिंटिंग की इम्पैक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो साइमंस जो है वो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करती है ताकि वो स्पेयर पार्ट्स को प्रोड्यूस कर सके अपने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए, जो कि रिड्यूस करती है डाउन टाइम को और इन्वेंट्री कॉस्ट को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है मास कस्टमाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो हमारा जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है ये इनेबल करती है मास कस्टमाइजेशन के लिए, एनहेंस करती है कस्टमर के एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स के थ्रू। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मास कस्टमाइजेशन में हम प्रोड्यूस करते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बहुत बड़े स्केल पे। इसका एग्जांपल है कि कस्टम फिट शूज़ और क्लोथिंग। सेकंड आता है पर्सनलाइजेशन, तो इसमें प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस और नीड्स के अनुसार। इसका एग्जांपल है कस्टम डिज़ाइन ज्वेलरी और एसेसरीज़। थर्ड आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो हमें एनहेंस करते हैं सेटिस्फेक्शन पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स के थ्रू। इसका एग्जांपल है कस्टम फिट ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, जो कि इम्प्रूव करते हैं पेशेंट के आउटकम को। फोर्थ आता है ब्रांड लॉयल्टी, तो इसमें इंक्रीज़ करी जाती है लॉयल्टी यूनिक और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के थ्रू। इसका एग्जांपल है नाइक के कस्टम डिज़ाइंड स्नीकर्स। फिफ्थ हमारा आता है एफिशिएंसी, तो इसमें हम एफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं एक कस्टमाइज प्रोडक्ट्स का, ताकि इसमें हम एफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें हम एनहेंस करते हैं सेटिस्फेक्शन को पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स की मदद से। इसका एग्जांपल है कि कस्टम फिट ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि पेशेंट को इम्प्रूव किया जा सके। फोर्थ पॉइंट आता है ब्रांड लॉयल्टी, तो इसमें लॉयल्टी इंक्रीज़ करी जाती है यूनिक और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की मदद से। इसका एग्जांपल है नाइक कस्टम डिज़ाइंड स्नीकर्स। फिफ्थ आता है एफिशिएंसी, तो इसमें हम एफिशिएंट प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाएँ 3D प्रिंटिंग की मदद से। इसका एग्जांपल है 3D प्रिंटेड डेंटल क्राउन और 3D प्रिंटेड डेंटल क्राउन, जो कि जल्दी से प्रोड्यूस करे जाते हैं और एक्यूरेट होते हैं। सिक्स्थ आता है इनोवेशन, तो इसमें एनकरेज किया जाता है प्रोडक्ट के डिज़ाइन में और डेवलपमेंट में इनोवेशन लाने के लिए। इसका एग्जांपल है कस्टम डिज़ाइन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेवेंथ है मार्केट डिफरेंशिएशन, तो इसमें डिफरेंशिएट किया जाता है ब्रांड को उसकी यूनिक और पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग्स के थ्रू। इसका एग्जांपल है कस्टम डिज़ाइन फर्नीचर और होम डेकोर। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इनविजिलाइन जो है 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करता है ताकि वो कस्टम ऑर्थोडोंटिक अलाइनमेंट्स बना सके हर एक पेशेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोसाइंस इन बिज़नेस। तो न्यूरोसाइंस जो है ये अप्लाई करी जाती है बिज़नेस में ताकि हम समझ पाए कंज्यूमर के बिहेवियर को और इम्प्रूव कर पाएँ अपने डिज़ाइन को और इम्प्रूव कर पाएँ अपने डिसीजन मेकिंग को। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो न्यूरोसाइंस जो है
इसमें हम स्टडी करते हैं ब्रेन के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में और समझते हैं कि बिहेवियर और कॉग्निशन कैसा होता है कंज्यूमर का। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम ब्रेन इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं जब हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेज का एडवर्टाइजमेंट पर। सेकंड आता है न्यूरो मार्केटिंग, तो इसमें हम न्यूरो साइंस को अप्लाई करते हैं मार्केटिंग में और ये समझते हैं हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को। इसका एग्ज़ाम्पल है EEG का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मेजर कर पाएँ ब्रेन की एक्टिविटी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अनुसार, क्योंकि जिस तरीके की प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी उस तरीके की ब्रेन की एक्टिविटी होती है। थर्ड आता है डिसीजन मेकिंग, तो इसमें हम इंसाइट्स लेते हैं कि एक पीपल किस तरीके से डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से वो रिस्क लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम समझते हैं न्यूरल बेसिस को फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की। फोर्थ आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो हम इम्प्रूव करते हैं वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को अपने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम न्यूरो साइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिज़ाइन कर पाएँ अपने वर्क स्पेस के स्ट्रक्चर को। फिफ्थ आता है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स जो अलाइन करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस और बिहेवियर के अनुसार। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम डिज़ाइन करते हैं यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो कि कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के आधार पे होता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो हम एनहेंस करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम और हम इस्तेमाल करते हैं न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल्स का एनहेंस करने में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम डेवलप करते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल जो कि इम्प्रूव करते हैं मेमोरी को और लर्निंग को। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा एथिकल कंसिडरेशन, तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि हम एथिकल यूज़ करें न्यूरोसाइंस का बिज़नेस की प्रैक्टिसेस के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर की प्राइवेसी को न्यूरो मार्केटिंग स्टडीज़ के अंदर। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं न्यूरोसाइंस का, तो कोका कोला बहुत अच्छा न्यूरो मार्केटिंग करता है और टेस्ट करता है अपने कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेस को नए प्रोडक्ट डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। IoT का मतलब होता है कि एक नेटवर्क जिसमें कि बहुत सारी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड रहती हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ और डेटा को एक्सचेंज कर पाएँ। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो IoT में हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को इंटरनेट से ताकि हम कलेक्ट कर पाएँ और शेयर कर पाएँ डेटा को। इसका एग्ज़ाम्पल है स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे कि थर्मोस्टेट और सिक्योरिटी कैमरा। सेकंड हमारा आता है टेक्नोलॉजी, तो हम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्ट सिस्टम्स के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है स्मार्ट मीटर जिससे कि हम मॉनिटर करते हैं अपनी एनर्जी यूज़ को। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशंस देख लेते हैं, तो सबसे पहले आता है स्मार्ट होम्स, तो हमारे जो अप्लाइंसेस होते हैं वो सभी कनेक्टेड होते हैं सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स से। सेकंड आता है हेल्थ केयर, तो हम रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं और वियरेबल डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड आता है इंडस्ट्रियल IoT, तो स्मार्ट फैक्ट्रीज़ और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो फिटबिट जो एक ट्रैकिंग फिटबिट जिसकी मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को और हेल्थ मैट्रिक्स को। अब हम बेनिफिट्स देख लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, तो सबसे पहले हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, हमारी कन्वीनियंस अच्छी हो जाती है और हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है स्मार्ट सिटीज़ जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करती है ट्रैफिक मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर। अब चैलेंजेस देख लेते हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैंगी चैलेंजेस, डेटा प्राइवेसी के चैलेंजेस हैं और इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज़ भी आते हैं IoT के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है कि वनरेबिलिटीज़ जो कि IoT डिवाइसेस में होती हैं ये डेटा ब्रीचेस को करवाती हैं। सिक्स्थ आता है फ्यूचर ट्रेंड्स, तो IoT के अंदर हम बहुत देख रहे हैं कि हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटीज़ और
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किया जा रहा है आईओटी की मदद से। इसका एग्जांपल है कि आईओटी इनेबल्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स और स्मार्ट ग्रिड्स। 7th आता है एथिकल कंसिडरेशन। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे आईओटी सिस्टम में। इसका एग्जांपल है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं यूज़र का डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अब एग्जांपल देख लेते हैं आईओटी का। तो अमेज़ॉन की जो एलेक्सा है वो आईओटी का इस्तेमाल करती है ताकि एक घर की जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके और पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करी जा सके। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो जो टॉपिक पढ़े थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था। इसकी हमने एडवांटेजेस पढ़ी थी जैसे कि कस्टमाइजेशन, वेस्ट रिडक्शन, मगर इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि स्पीड और कॉस्ट। फिर हमने नए एप्लीकेशंस देखे थे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, जो कि हेल्थ केयर, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन और बाकी सभी में थे। फिर हमने इम्पैक्ट देखा था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई चेन पे, जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन, इन्वेंट्री रिडक्शन और लीड टाइम रिडक्शन था। और फिर हमने मास कस्टमाइजेशन देखा था, जिसकी मदद से हम एनहेंस करते हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करके। और फिर हमने न्यूरो साइंस देखा था बिज़नेस के अंदर, जो कि इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और डिसीजन मेकिंग के बारे में। और लास्ट हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में देखा था, जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, और इनकी मदद से हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाते हैं। थैंक यू।